हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस बेसिक मैथमेटिक्स से नए सीरीज में स्वागत है। हम लोग आज इंटीग्रेशन का अध्ययन करेंगे, मीन्स समाकलन। आप लोग हेडिंग कर लीजिए, इंटीग्रेशन मीन्स समाकलन। समाकलन, धैर्य से बैठिएगा, हम लोग बढ़िया से समझेंगे कि समाकलन होता क्या है और इसका एग्जाम्पल भी करेंगे और ये भी सीखेंगे कि समाकलन करते क्यों। ठीक है, तो समाकलन हम लोग पढ़ने वाले हैं। समाकलन क्या होता है? तो सबसे पहले तो आप यही जानिए कि जो समाकलन है, इंटीग्रेशन है, ये ऐसे लिख लीजिए, समाकलन अवकलन का विपरीत प्रक्रम है। विपरीत प्रक्रम है, मैं समझा रहा हूं इसका मतलब क्या है। ठीक है, ऐसे इसको लिख लेंगे कि जो समाकलन है बेटा, समाकलन जो है वो अवकलन का विपरीत प्रक्रम होता है। ठीक है सर, इसका मतलब क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये है कि कहीं पे अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है f ऑफ x, ठीक है, x का फलन है, इसका हम लोग क्या कर दें? अवकलन कर दें। तो अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो आप जानते हो इसके डिफरेंशिएशन को हम लोग f डैश ऑफ x से लिखते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे मीन्स अवकलन करेंगे तो f डैश ऑफ x मिलेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि समाकलन क्या होता है? अवकलन का विपरीत प्रक्रम है। मीन्स अगर इसका हम लोग समाकलन करें तो फिर आपको f ऑफ x मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो, अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन करें, अगर इसका हम लोग इंटीग्रेशन करें तो आपको f ऑफ x मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको लिखना चाहते हो मैथमेटिकली तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो। बढ़िया से लिखेंगे कि यदि इफ dy dx f ऑफ x इज इक्वल टू f डैश x, इस तरीके से आपको मिलता है। मीन्स fx का आपने x के सापेक्ष अवकलन किया तो आपको प्राप्त हुआ f डैश x। तो अगर समाकलन अवकलन का विपरीत प्रक्रम है तो हम लोग f डैश ऑफ x का समाकलन करें तो हमको fx मिलना चाहिए, तो बोलेंगे बिल्कुल मिलेगा। मीन्स आप लिख सकते हो देन इंटीग्रेशन ऑफ, इस संकेत को जो ये सांप की तरीके से आपको दिख रहा है, इसको हम लोग समाकलन का सिंबल मानते हैं। तो इसको पढ़ते क्या? इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x। मीन्स इसका हम लोग समाकलन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? तो x का फलन है तो इंटू dx। ओके, अभी मैं लिख दूंगा इसको पढ़ते कैसे हैं या फिर इसका मतलब क्या होता है। तो ये बराबर होगा क्या? तो अगर इसका f ऑफ x का आपने अवकलन किया, f डैश x मिला, तो f डैश x का समाकलन करेंगे तो f ऑफ x मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। f ऑफ x आपको ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज आप समझिए, वो है ये कि अगर ये तो आपने जो स्टेटमेंट लिखा है इसको आपने मैथमेटिकली लिख दिया कि भैया जो समाकलन है वो अवकलन का विपरीत प्रक्रम है, लेकिन इसी को थोड़ा ढंग से हम लोग और समझें कि अगर कहीं पे लिखा हो इस तरीके से कि x स्क्वायर, इसका हम लोग क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। ठीक है, करा दीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का जब हम लोग अवकलन करते हैं तो आप जानते हो 2x होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा है d बाई डी एक्स इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। इतना हमको पता है। होता क्या है, इसकी घात को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, फिर वो फलन लिखते हैं, उसमें से एक घात घटा देते हैं। तो यही चीज यहाँ पे भी हुआ। अगर एक्स स्क्वायर का आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो होगा क्या? इसका घात पहले लिखेंगे और इंटू, फिर इसके घात में से एक घटा के लिख देंगे। तो x की घात 2 थी, 2 में से एक घटाओगे 1 बचेगा, मतलब 2x ही हुआ। तो जब आप x स्क्वायर का अवकलन करोगे 2x मिलेगा। तो अगर समाकलन अवकलन का विपरीत प्रक्रम है तो इसका हम लोग समाकलन करें तो x स्क्वायर मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। आप इंटीग्रेशन करोगे इसका तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर, ये तो मिलेगा ही।
लेकिन अगर कहीं पे लिखा हो, आप ध्यान से समझिएगा इस बात को, कहीं पे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका आप डिफ्रेंशिएशन करो तो हम बोलेंगे फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको 2x मिलने वाला है। कैसे? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और जब हम एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x, अभी आपने देखा एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और प्लस 1 तो अचर पद है, तो हमने ये पढ़ रखा है d/dx इंटू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। अगर हम अचर पद का अवकलन करेंगे तो वो 0 मिलेगा। तो एक क्या है अचर 0, तो 2x में 0 जोड़ोगे 2x से मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर हम 2x का यहाँ पर फिर से अवकलन करेंगे तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। आप समझिएगा लॉजिक, ये बहुत ही लॉजिकल चीज है, तर्क संगत है, इसको बढ़िया से समझिएगा तभी हम इसको बढ़िया से लिख पाएंगे। ठीक है, चलो एक और देखते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। और वो ये है कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इसका आप अवकलन करो तो 2x, जैसे ही हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अवकलन करेंगे तो 2x मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, एक्स स्क्वायर का तो 2x और माइनस 2 अचर पद का अवकलन 0, यानी 2x में से 0 जाएगा तो 2x ही बचेगा। अब यहाँ पे आप कह सकते हो अगर इसका अवकलन किया गया ये मिला तो फिर इसका समाकलन हम लोग करें तो ये मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे 2x का x के रिस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 मिलेगा। अब आपके मन में एक बहुत ही अच्छा प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ठीक है एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अवकलन 2x, लेकिन 2x का समाकलन कोई पूछे हमसे तो हम क्या बताएंगे, एक्स स्क्वायर बता देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बता देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बता देंगे। तो ये तीनों हो सकता है, लेकिन हम बताएंगे क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी अचर पद का अवकलन कराते हो तो 0 हो जाता है और जब आप समाकलन करते हो तो वो चीज आपको नहीं मिल पाता। बात समझ में आ रही है? अभी हम लोग जब फार्मूला पढ़ लेंगे तो ये चीज मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा कि ये 1 प्लस 1 आपको नहीं मिल पाता, जब आप 2x का समाकलन करेंगे तो प्लस 1 नहीं मिलेगा। तो उसकी जगह पे अब चूंकि ये प्रक्रम है समाकलन का, अवकलन जो समाकलन है वो अवकलन का विपरीत प्रक्रम है, ये बात सत्य है। तो ये बात भी सत्य है 2x का समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए, लेकिन मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर। तो हम लोग करते क्या है बेटा, उसकी जगह पे एक हम लोग प्लस सी नियतांक जोड़ते हैं। मीन्स अब आप इस चीज को बढ़िया से समझिएगा जो आपने शुरुआत में लिखा था कि ये मान लो कोई फंक्शन है, आपको x का फलन दिया गया है और यहाँ पे प्लस सी अचर पद भी है, तो इसका अवकलन करोगे तो अचर पद तो 0 हो जाएगा, f डैश ऑफ x मिलेगा, लेकिन जब इसका आप समाकलन करोगे तो केवल fx मिलेगा। तो इसलिए जो गायब हो जाता है उसको हम लोग प्लस सी जोड़कर लिखेंगे। और आपसे कोई पूछे c क्या है तो आप बोल दो कि स्वैच्छ स्थिरांक है, हमने स्वेच्छा से मान लिया है एक नियतांक है, इसको समाकलन नियतांक भी बोलते हैं। आपसे कोई पूछे इसकी वैल्यू, बोल दो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। इसकी वैल्यू आपने देखा कि यहाँ पर 0 भी हो सकता है, मान लो नहीं था अचर पद तो 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो प्लस सी जो आप जोड़ते हो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमको नहीं पता, और इसीलिए इस समाकलन का नाम क्या होता है, अनिश्चित समाकलन। तो जो आप लिख रहे थे वो अनिश्चित समाकलन था और यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस सी ऐसे जोड़ेंगे और लिखेंगे भी है, जहां सी क्या है तो बोलेंगे समाकलन नियतांक, इंटीग्रल कांस्टेंट है, समाकलन नियतांक। इसको अभी हम लोग और बढ़िया से समझेंगे जब फार्मूला पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो आप केवल अवकलन करना जानते हो ना, समाकलन करना नहीं जानते, तो इसलिए मुझे ऐसे समझाना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही? तो अब आपका ये बढ़िया से हो गया क्लियर कि अगर f ऑफ x का आप अवकलन करते हो f डैश x मिलता है, तो f डैश x का समाकलन क्या होगा, f ऑफ x प्लस सी। हम लोग प्लस सी जोड़ देंगे। अब प्लस सी क्या है तो समाकलन नियतांक है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, अगर पहले नियतांक नहीं था तो सी की वैल्यू 0, अगर कुछ नियतांक था प्लस में तो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में था तो माइनस में भी होगा, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस या 0 कुछ भी हो सकती है। अगर कोई पूछे क्या है तो समाकलन नियतांक, इसकी वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता, बस नियतांक। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर?
इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनिश्चित समाकलन। अब इसको बोलते क्या है, चलो इसको मिटा दे रहा हूं, आप लोग समझ गए हो इस बात को कि हम लोग सी क्यों जोड़ते हैं, और इसको अभी हम लोग प्रूफ करके देखेंगे क्यों जोड़ते हैं। तो आपको इतनी सी बात समझनी होगी कि अब समाकलन क्या है, अवकलन का विपरीत प्रक्रम है। अगर कोई फलन है उसका आपने अवकलन किया, ये मिला, तो इसका समाकलन हम लोग करेंगे तो फिर ये मिलना चाहिए। फिर हम लोग प्लस सी जोड़ देते हैं, सी का मान 0 भी हो सकता है अगर अचर पद नहीं था, अगर है तो उसकी वो वैल्यू होगी, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ते क्या हैं, तो लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एफ डैश एक्स का एक्स के सापेक्ष, किसके, एक्स के सापेक्ष, और ये संकेत देख रहे हो साप वाला, इसी को बोलते हैं समाकलन। इसका मतलब होता है समाकलन। और कौन सा समाकलन, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित अनिश्चित समाकलन। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो इस चीज को, अनिश्चित समाकलन मीन्स indefinite integration, indefinite integration। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा। बात समझ में आई, चलो तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये आपका फलन है, इसका समाकलन आप कर रहे हो, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। इस फलन का एक्स के सापेक्ष क्या कर रहे हो, तो बोलेंगे समाकलन कर रहे हो। तो इसी से हम लोग पढ़ते हैं इसको, एफ डैश ऑफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन। और कौन सा समाकलन, तो अनिश्चित समाकलन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्लस सी जोड़ेंगे, उसकी वैल्यू हमको पता नहीं होती, निश्चित नहीं होती, तो इसलिए ऐसा हम लोग बोलेंगे। बात समझ में आ गई, ओके, समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं और समझते हैं कि निश्चित समाकलन क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, चलो इसको बोलते हैं हम लोग निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। चलो इसको आप हेडिंग करिए, निश्चित समाकलन आप पढ़ने वाले हो, ठीक से लिख दे रहे हैं। चलो इधर निश्चित समाकलन। चलो बेटा देखेंगे निश्चित समाकलन क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। चलो हेडिंग करिए, निश्चित समाकलन। ओके, ये क्या चीज होता है, तो हम सब लोग जानते हैं बेटा, अभी अभी पढ़े हो, तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि इफ, यदि कहीं लिखा हो dy dx इंटू एफ ऑफ एक्स, तो हम लोग बोलेंगे बेटा एफ डैश एक्स मीन्स एफ ऑफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन एफ डैश एक्स होगा। अब इसका समाकलन करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। देन इसका समाकलन करवाओ तो एफ डैश एक्स का समाकलन का मतलब ये साइन, किसके सापेक्ष, एक्स का फलन है तो dx हो गया समाकलन। मिलेगा क्या, तो बोलेंगे वो मिलना चाहिए फलन एफ एक्स, ठीक है मिल गया। लेकिन जो अचर पद होता है उसका अवकलन 0 हो जाता है, तो कैसे मिलेगा, तो उसकी जगह पर हम लोग प्लस सी जोड़ देते हैं, और इसको बोलते क्या है, एफ डैश एक्स का एक्स के सापेक्ष अनिश्चित समाकलन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ये एफ डैश एक्स का एक्स के सापेक्ष अनिश्चित समाकलन, ठीक है। इंडेफिनिट यहाँ पे लिख लेना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई, इसको लिख दे। अब इसी को निश्चित करना है तो कैसे होगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे यदि, सपोज करिए यदि यहाँ पे जो आपने वेरिएबल लिया है चर x जो परिवर्ती है, तो इसको बोलते क्या है, यदि चर x के
निम्नतर x का निम्नतर सीमा, निम्नतर सीमा को आप इंग्लिश में बोलते हो बेटा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ए तथा उच्चतम या उच्चतर सीमा जिसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। ठीक है, इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे। आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यदि x क्या है? चर है, इसकी निचली सीमा दी गई है a तथा ऊपरी सीमा दी गई है, उच्चतर सीमा कितनी दी गई है? b है। तो आप कह सकते हो तो f डैश x का x के सापेक्ष, f डैश x का x के सापेक्ष निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन क्या होगा? तो हम बोलेंगे बेटा कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x, क्योंकि f डैश ऑफ x का समाकलन करना है तो f डैश ऑफ x लिखते हैं, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, तो इनटू dx। क्या करना है? समाकलन, तो समाकलन का संकेत लगा दिए। कहां से कहां तक करना है? तो निम्नतम सीमा a है, लोअर लिमिट a है, इसको हम लोग नीचे लिखते हैं, लोअर लिमिट को यहां पर लिख देंगे ऐसे a, ओके। और उच्चतर सीमा यानी अपर लिमिट को b को हम लोग ऊपर लिखते हैं, मीन्स यहां। तो पढ़ते क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f डैश x इंटू dx। बात समझ में आ गई? मीन्स a और b सीमा के भीतर f डैश x का x के सापेक्ष निश्चित समाकलन हो गया, बराबर ये आएगा क्या? तो भैया f डैश x क्या है? fx का अवकलन, तो f डैश x का समाकलन क्या होगा? f ऑफ x, यही मिलना चाहिए, इसका समाकलन करेंगे तो यही मिलेगा, तो यही आप लिख दीजिएगा। घबराइए नहीं कि ये कोई नई चीज है, थोड़ा सा देखिए आपको समझ में आएगा। f डैश x का समाकलन कितना था? fx, तो वही चीज आप लिख दो, f डैश x का समाकलन f ऑफ x हो गया। बस यहां हम करेंगे क्या? c नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको इस समाकलन की निश्चित वैल्यू मिलेगी यहाँ a से लेकर b के बीच में, ठीक है। तो निश्चित है तो इसलिए c नहीं जोड़ेंगे, स्वैच्छ स्थिरांक नहीं जोड़ेंगे। करेंगे क्या? ये लिमिट अप्लाई करेंगे। कैसे? ये ऐसे लिखेंगे और a टू b था तो a टू b ऐसे लिख देंगे, a टू b, a से लेकर b तक, और बराबर इसको हम लोग एक स्टेप और ले चलेंगे। करेंगे क्या? तो लिखेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे। कैसे? पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट मीन्स b अप्लाई करेंगे, फिर a। कैसे करेंगे? तो वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब परिवर्ती, जो परिवर्तनशील था, जो चर था, तो चर क्या है? x। क्या है? x। तो हम केवल x की जगह पर रखेंगे, ध्यान रहे केवल चर की जगह पे रखते हैं। तो x की जगह पर पहले b रख देंगे, फिर माइनस कर देंगे, फिर x की जगह पर a रख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x था, x की जगह पे b रख दिए, माइनस f ऑफ x की जगह पर a लिख देंगे। तो यही हो गया आपका निश्चित समाकलन। यही क्या हो गया आपका? निश्चित समाकलन। ध्यान रखिएगा, हम लोग पहले से जानते थे अगर किसी फलन का हम लोग अवकलन करेंगे ये मिला, तो इस चीज का अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो फिर ये मिलना चाहिए, क्योंकि समाकलन क्या है? अवकलन का विपरीत प्रक्रम है, तो वो मिल जाएगा। अब यहाँ सी हम लोग जबरदस्ती इसलिए जोड़ते थे क्योंकि इसकी वैल्यू अनिश्चित है। मान लो कोई आपका आ गया कांस्टेंट, उसका आपने अवकलन करा दिया, 0 आ गया, तो उसका समाकलन फिर तो रिकवर हो नहीं पाएगा, तो इसलिए उसकी जगह पे हम लोग क्या करते थे? प्लस सी लिख देते थे। उसकी वैल्यू 0 प्लस में माइनस में कुछ भी हो सकती थी, ठीक है। लेकिन निश्चित समाकलन में क्या है? हम लोग क्या करेंगे? इस फंक्शन का किसी निश्चित सीमा के भीतर समाकलन करेंगे, तो समाकलन तो वही होगा, f ऑफ डैश x का x के सापेक्ष समाकलन f ऑफ x, वहां भी था यहाँ। बस है क्या? जो लिमिट अप्लाई किए हो, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, वो यहाँ अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? तो जो वेरिएबल है, जो परिवर्तनशील है, जिसको आप चर बोलते हो, जो कि यहाँ x है,
तो x की जगह पे हम लोग अपर लिमिट यानी जो ऊपर लिखा है सबसे पहले वो लिखेंगे b, फिर माइनस कर देंगे जो नीचे लिखा है ये, यही हो गया आपका निश्चित समाकलन। तो आपको समाकलन तो समझ में आ गया होगा। आपने पढ़ा पहले अनिश्चित समाकलन, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, इस प्रकार से था, और ये विपरीत प्रक्रम था, आप जान गए। फिर आपने पढ़ लिया डेफिनिट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन, इस प्रकार से होगा, इसको आप हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। ये चीज आप क्या करेंगे, बढ़िया से इसको लिख लेंगे। इसको पढ़ते क्या है, तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, लिख दिया है कि यदि चर x का निम्नतर सीमा a तथा उच्चतर सीमा b है, तब f डैश ऑफ x का x के सापेक्ष निश्चित समाकलन ये हो, ठीक है। तो इसको आप एक बॉक्स में बंद करा लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको काम लगता रहेगा, ओके। चलो ये आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, हो गया। तो समाकलन तो भी आपको समझ में आ गया। अब क्या करें, तो अब हम देखेंगे इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है, ज्यामिति में इसका अर्थ क्या होता है समाकलन का। जैसे हम लोगों ने अवकलन का देखा था, ज्यामिति में क्या अर्थ होता है, तो हमको पता है वो प्रवणता बताता था, ढाल बताता था। ये क्या बताएगा उसको हम लोग देखते हैं। चलो देखेंगे, लिखिए आप ज्यामिति समाकलन का ज्यामितीय अर्थ। समाकलन का ज्यामितीय अर्थ, ये लिखेंगे। चलो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हम सपोज करेंगे बेटा, हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस तरीके से, ये आपका, चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सर। ये x एक्सिस था और ये आपका y एक्सिस, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ठीक है। चलो ध्यान देना, ये आपका हो गया x एक्सिस, ये आपका हो गया x एक्सिस और ये आपका हो गया y एक्सिस, बिल्कुल। आप क्या करेंगे, एक कर्व ले लीजिए, हम क्या करेंगे, एक वक्र ले लेंगे। मान लीजिए ये वक्र है इस तरीके से, ठीक है, ले लिए वक्र, ये ऐसे ले लीजिए, ठीक है। अब इस वक्र का मान लो फंक्शन क्या है, इस वक्र का समीकरण आपको दे दिया गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी ये x का फलन है जो आपका ये वक्र है, कर्व है, ठीक। कह दिया गया आप समाकलन को थोड़ी देर के लिए आप स्किप कर दो, आप जो चीज बता रहा हूं उसको समझिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। कह दिया गया आपको इस वक्र और x अक्ष और दो रेखाएं दे दी गई आपको, ये मान लीजिएगा एक ये है, ठीक है, ओके, और दूसरा ये है, ये, ठीक है। तो ये वक्र, ये x अक्ष और ये दोनों रेखाएं, इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो इन रेखाओं का मतलब भी लिख दो। हम लोग सपोज करेंगे, ये तो मूल बिंदु है, सबको पता है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो हम लोग मान लेंगे भैया यहां से यहां तक की दूरी है a, कितनी दूरी है a, तो a का मतलब हुआ x बराबर a, क्योंकि ये x एक्सिस पे है, बात समझ में आ रही है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम लोग मान लेंगे भैया कितनी है, तो b, तो इसलिए आप यहां लिख सकते हो क्या, x बराबर a, इस बिंदु को, ये बिंदु का x निर्देशांक हो जाएगा x बराबर a, और इस बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा, x बराबर b। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है कि x बराबर a एक रेखा है, x बराबर b एक रेखा है, और एक वक्र है y बराबर एफ एक्स और एक x अक्ष है। इन चारों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको बताना है, मीन्स ये क्षेत्रफल आपको बताना है। मैं अगर नाम दे दूं
अरे नहीं, तो आप नाम से भी इसको, चलो ठीक है, चलो नाम दे दिया जाएगा इसको कि भैया ये बिंदु क्या है, तो ये बिंदु हम मान लेंगे ए, ये बिंदु क्या है मान लेंगे बी, ये बिंदु ए डैश, ये बिंदु बी डैश। तो आपको क्या करना है, ए डैश, बी और ए, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो बोलेंगे सर ये कोई आयत तो है नहीं, या वर्ग तो है नहीं, त्रिभुज तो है नहीं कि हम लोग आराम से निकाल लेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई लगा के या कुछ और फार्मूला लगा के, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बोलो हम लोग इसको स्मॉल स्ट्रिप में बांट सकते हैं, यानी पतली पतली पट्टियों में बांट सकते हैं। ध्यान देना, इसको हम लोग इस तरीके से ऐसे पतली पतली पट्टियों में बांट सकते हैं कि नहीं, आप ध्यान देना। ये यहां से ले लेंगे, चलो मान लीजिएगा एक पट्टी मैंने ये ले लिया ऐसे, ये हालांकि मैं ये थोड़ा बड़ा ले रहा हूं, वास्तव में ये पट्टियां जो हैं वो बहुत ही पतली है, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसे चौड़ा ले रहा हूं, ओके। ये पट्टी, ये आपको दिख रहा है ऐसे। तो इस पूरे एरिया को क्या करेंगे हम, ऐसे पतली पतली पट्टियों में बांट लेंगे। जैसे मैं समझा दे रहा हूं, कलर चेंज करके ये ऐसे बांटेंगे, ये हो गया, चलो ठीक है, ये हो गया ऐसे, ये भी हो गया ऐसे, ये ऐसे बांटते चलेंगे। ये पट्टियां बहुत ही पतली हैं, ओके ठीक है, ऐसे बांट दिए। अब वास्तव में इन पट्टियों को ध्यान से देखना, यहां पे x की वैल्यू कुछ और होगी, x की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और होगी। क्या हम इसको यहाँ से यहाँ तक x1 मान सकते हैं, बोलेंगे बिल्कुल। यहाँ पर आप x1 मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक x1 दूरी है, और यहाँ से मूल बिंदु O से लेकर इस बिंदु तक की दूरी को x2 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो ये जो बीच में गैप है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ से पूरी दूरी जो x2 है उसमें से x1 घटा देंगे, यानी पूरी दूरी x2 में से x1 घटा देंगे, x2 माइनस x1 कर देंगे। और मैंने कहा ये पट्टियां जो हैं वो बहुत ही पतली हैं, इसका मतलब इनका डिफरेंस भी बहुत ही कम होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, dx, डिफरेंशिएशन में आपने सीखा था कि अगर डिफरेंस इनका बहुत ही सूक्ष्म हो, यानी अनंत सूक्ष्म डिफरेंस हो, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, dx से लिखेंगे। तो आप यहाँ से यहाँ तक dx लिख सकते हो, तो आप कह दोगे हाँ सर लिख सकते हैं, तो आप लिख दीजिए। तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक की जो पट्टी की चौड़ाई होगी उसको हम मान लेंगे dx, ठीक है, हो गया। और इसकी लंबाई जो है आप देखिए y एक्सिस पे जाएगा, तो y एक्सिस पे जाएगा तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी मान लेंगे, y मान लेंगे, ठीक है, ये y हो गया। तो अब बताओ इस पतली पट्टी का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, तो बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें इस पट्टी को तो ये कुछ इस तरीके से है, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ट्रायंगल बन रहा होगा, आप ध्यान देना। तो यहाँ पे ऐसे कर्व है, तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा ट्रायंगल बन रहा होगा इस प्रकार से। ये वास्तव में ये पट्टी मैंने आपको चौड़ी करके दिखाई है तो इतना दिख रहा है, जब ये पट्टी बहुत ही पतली होगी तो ये ट्रायंगल भी क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, नेग्लेक्टेड होगा। यानी अगर हम केवल इतने एरिया को देखें तो सफिशिएंट, उसको हम छोड़ सकते हैं, उसका एरिया बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो ये आपको आयताकार नजर आ रहा होगा, ठीक है। आयत की चौड़ाई की लंबाई कितनी दी है y, चौड़ाई कितनी दी है dx, तो आप इस पट्टी का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हम बोलेंगे बिल्कुल y इंटू dx, यही तो है इस छोटी सी पतली सी पट्टी का क्षेत्रफल।
और उसको अगर बहुत कम क्षेत्रफल है तो डी ए से लिख देंगे। लिख सकते हैं कि नहीं? बोलेंगे लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऐसे। अब ध्यान देना, इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, ये हो गया आपका ग्राफ। चलो ध्यान देना, हम लोग लिख सकते हैं, अगर इस छोटी सी या पतली सी पट्टी का क्षेत्रफल हम लोग कितना मान लें, ए मान लें, डी ए मान लें, इसका क्षेत्रफल कितना है, डी ए है, तो लिख सकते हैं हम लोग डी ए इज इक्वल टू उस पतली पट्टी का क्षेत्रफल y इंटू पी एक्स। ठीक है, अब ऐसे ही हम इन छोटी छोटी जो आपको पतली पतली पट्टियां दिख रही, इन सब का क्षेत्रफल ऐसे निकाल सकते हैं। निकाल के और क्या करेंगे, जोड़ते चलेंगे। तो जोड़ते चलेंगे तो इस पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं? बोलेंगे आ जाएगा। तो देखिए जोड़ेंगे कैसे, लिखेंगे एरिया ऑफ क्या, तो बोलेंगे ए डैश बी डैश बी और फिर ए। देखो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही है, इसका मतलब मैंने ये ऐसे बंद कर दिया, ए से ए डैश से बी डैश से बी और ए। इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इसको हम किससे लिख दें, तो बोलेंगे डेल्टा से लिख दो या किसी भी चीज से लिख दो। मान लो मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, बराबर इसका एरिया बराबर, तो आप पूरे की एरिया की बात कर रहे हो। तो जो छोटी छोटी पट्टियों का आपने क्षेत्रफल निकाला, जो पतली पतली पट्टियां हैं, उन सबको क्या करो, जोड़ दो। जोड़ने का हमारे पास तरीका क्या होता था, हम लोग ऐसे लिखते थे समेशन सिग्मा, और क्या करते थे, जो पतली पतली पट्टियां हैं उनका क्षेत्रफल हम लोगों ने डी ए मान लिया है। सबका क्षेत्रफल कितना है, डी ए है, तो हम क्या करेंगे ऐसे डी ए लिख, इसको क्या करना है, आपको जोड़ना है। ओके, लेकिन कहां से कहां तक, तो हम बोलेंगे x बराबर a से x बराबर b तक, मीन्स x इज इक्वल टू a टू b। ठीक है, इन सब की वैल्यू पुट कर दो, तो बोलेंगे समेशन x बराबर a टू b, और जोड़ना किसको, डी ए की वैल्यू कितना है, तो y इंटू डी एक्स, इसी को तो जोड़ना है। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, समाकलन के फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, और लोअर लिमिट हो जाता है ये और अपर लिमिट हो जाता है b। ये है, यहाँ भी x बराबर ही अप्लाई करते हैं हम लोग। और y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू कितनी है, fx, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं f ऑफ x और इनटू dx। तो असल में आप देखिए fx का dx के सापेक्ष समाकलन लिखा हुआ है, कहां से कहां तक, a से b तक, a से b तक। ये x बराबर स्मॉल a बराबर और x बराबर स्मॉल b, यहां से यहां तक आपने किया क्या है, इस वक्र का x के सापेक्ष आपने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, और ये आ किसके बराबर रहा है, तो ये आ रहा है एरिया की, एरिया ऑफ ए डैश बी डैश और बी और ए, इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, ये तो अब आप बात को समझ सकते हो कि समाकलन का मतलब क्या हुआ। यहां से आप दो चीज आपको समझ में, अगर ग्राफिकल मीनिंग कोई पूछ रहा है कि क्या होता है समाकलन का, तो आप बोलोगे क्षेत्रफल। क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि क्षेत्रफल होता है। ये अगर हम ग्राफ में समाकलन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। बात समझ में आई? ये हो गया ग्राफिकल मीनिंग, क्या हुआ इसका, क्षेत्रफल हो गया। कंसेप्ट क्लियर है? बिल्कुल। दूसरी चीज, आप यहां से एक चीज और जान पाए कि समाकलन का जो तात्पर्य है, लिखेंगे समाकलन का तात्पर्य योग होता है, मीन्स समेशन होता है। बस समझ में आई? योग होता है। देखो आपने समाकलन करके वास्तव में जोड़ा क्या है, f डैश x का मतलब y इंटू डी एक्स, y इंटू डी एक्स का मतलब डी ए। तो डी ए को तो आप जोड़ रहे हो, मीन्स ये जो पतली पतली स्टिफ हैं, जो पट्टियां हैं, इनके क्षेत्रफल को आप कहां से, a से लेकर b तक जोड़ रहे हो। तो समाकलन का वास्तव में मतलब क्या हुआ, जोड़ना।
बात समझ में आई? ग्राफिकल मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब होता क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हम लोगों ने क्या सीखा? तो हम लोगों ने सीखा है अनिश्चित समाकलन। वो क्या होता है? तो वो ये होता है, आपने इसको समझ लिया, ये हो गया आपका अनिश्चित समाकलन। उसके बाद आपने क्या सीखा? तो हम बोलेंगे निश्चित समाकलन करना सीखे, लिमिट अप्लाई करना सीखे, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स समाकलन का ज्यामितीय अर्थ समझ गए कि क्या होता है। तो ज्यामितीय अर्थ होता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। और यहाँ पे हमको समझ में आया समाकलन का तात्पर्य योग होता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? बिल्कुल हो जाना चाहिए। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला लगेंगे उसको हम लोग लिखेंगे, फिर उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे। और यहीं पे हम लोग देखेंगे कि सी क्यों जोड़ते हैं, बात समझ में आई? और जो निश्चित समाकलन है उसमें सी क्यों नहीं जोड़ते हैं, दोनों चीज समझेंगे। चलो सबसे पहले आप क्या करिए, फार्मूले को लिखते चलिए आराम से। चलो लिखेंगे, सबसे पहला फार्मूला देखना, इंटीग्रेशन ऑफ, कहीं पे लिखा हो c इंटू यू इंटू डी एक्स इज इक्वल, जहां u क्या होगा, तो u क्या होगा, वो x का फलन होगा। u क्या है, x का फलन है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, c क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, जैसे हम लोग अवकलन में करते थे ठीक उसी प्रकार से कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी एक्स लिख देंगे। ये चीज याद रखना कि u है क्या, अभी पूरे फार्मूले में हम लोग u भी लिखेंगे, तो u भी होगा क्या, x का फलन होगा। यहां तक बात समझ में आई, x क्या फलन होगा, जैसे कुछ ऐसे होगा u बराबर f ऑफ x टाइप का होगा, जैसे x क्यूब प्लस 2 इस तरीके से, बात समझ में आ रही है, तो x का फलन होगा। ओके, अब देखिए दूसरा फार्मूला हम लोग ये लिख सकते हैं कि कहीं पे लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v इंटू डी एक्स, तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे भैया इंटीग्रेशन ऑफ u का भी समाकलन करो, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो u इंटू डी एक्स, और प्लस b का भी समाकलन करो, किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष, तो इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स, जहां पे हम लोग बोल देंगे भैया कि u एंड v है क्या, तो u एंड v दोनों के दोनों क्या है, x का फलन है। बात समझ में आ रही है? बोलेंगे यस सर क्यों नहीं, लेकिन ध्यान दीजिए अगर अंतर हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा बस, बाकी कोई दिक्कत करने की बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, मान लीजिए आपको समाकलन दे दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n इंटू डी एक्स, तो हम बोलेंगे भैया इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। घबराने की कोई बात नहीं है, आपने फलन के घात में एक जोड़ा है, जो घात मिला है उसी से भाग कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो समाकलन का सिंबल हट गया, इसका मतलब समाकलन हो गया। यहाँ पे अभी समाकलन करना है आपको, ठीक है। तो जब समाकलन हो गया तो हम लोग यहाँ क्या जोड़ेंगे, c जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अनिश्चित समाकलन है, पता नहीं कुछ आया हो, पता नहीं कुछ अवकलन करने पे जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 0 हो गई हो, बात समझ में आ रही है, तो उसकी जगह ये होगा। लेकिन यहां ध्यान रखेंगे, जहां ये फार्मूला इस बात के लिए सत्य नहीं होगा कि n की वैल्यू माइनस हो, तो है या फिर ध्यान से लिखेंगे n डज नॉट इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे x टू दी पावर -1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी में करोगे x टू दी पावर -1 प्लस 1, आपने करना क्या है, उसके घात में एक जोड़ देना है, जोड़ दिए, बटे -1 प्लस 1 करोगे, आगे देखना प्लस से कर दिए, आगे देखना, तो x टू दी पावर -1 प्लस 1 0 बटे -1 प्लस 1 0, 0 से भाग करेंगे, तो 0 से जब भाग करोगे तो नॉट डिफाइन, हम परिभाषित नहीं कर सकते कितना आएगा, बात समझ में आ रही है, हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे कितना आएगा। तो इसलिए ये जो फार्मूला है वो n बराबर -1 के लिए सही नहीं है, हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, बाकी कुछ भी आप रख के कर सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो तीसरा देखते हैं। अब इसी तरीके से मान लो आपको दे दिया जाए केवल इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इसकी वैल्यू क्या हो,
तो हम बोलेंगे कुछ नहीं, x हो जाएगी प्लस सी, सीधे जोड़ते हैं। कैसे? बहुत ही आसान है। हमको लिखना क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखा है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स। बोलेंगे सर क्या बात है, 1 से तो गुणा हम किसी चीज में करा सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x टू द पावर 0 इंटू डी एक्स। बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह हम x टू द पावर 0 लिख देंगे। x ही क्यों लिखा, क्योंकि x के सापेक्ष समाकलन करना है इसलिए। अब ये देखो x टू द पावर n इंटू डी एक्स के फॉर्म का है कि नहीं, 1 मिनट। हाँ ध्यान देंगे, ये जो है x टू द पावर 0 इंटू डी एक्स, x टू द पावर n इंटू डी एक्स के फॉर्म का है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ है, क्योंकि बस -1 नहीं होना चाहिए n की जगह, बाकी कुछ भी हो लगा सकते हो, तो लगा दीजिएगा इस पे। तो हम लगाएंगे, करना क्या है, इसके घात में 1 जोड़ देना है और जो घात मिलेगा उसी से भाग कर देना। चलो तो x टू द पावर 0 में 1 जोड़ेंगे और उसी से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, प्लस सी, ठीक है। तो x की घात 0 में 1 जोड़ोगे 1, उसका कोई मतलब नहीं है, x ही लिख सकते हो, ओके। बटे 0 में 1 जोड़ोगे 1, 1 से भाग करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो ध्यान देंगे, तो 1 से भी भाग करने का कोई मतलब नहीं, इसका मतलब प्लस सी, ऐसे होगा। dx है तो x, dy होगा तो y, dz होगा तो z, ये हो गया उसका समाकलन। ये बात आप समझ गए, बिल्कुल। आगे चलेंगे, मान लीजिए आपको कहीं दे दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू डी एक्स, तो हम बोलेंगे सर ये तो बड़ा ही बेशरम फलन है, इसकी तो बात हम लोग अवकलन में कर चुके हैं, चाहे समाकलन करो इसका चाहे अवकलन करो, इसकी वैल्यू तो e टू द पावर x ही होगी, और अनिश्चित समाकलन है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस से जोड़ देंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, कहीं पे लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x इंटू डी एक्स, बोलेंगे क्या सर a टू द पावर x कर दो अपॉन लॉग ऑफ a बेस e कर दो, और प्लस c करना ना भूलें, ठीक है। एक चीज इसको और लिख सकते हो, और ये तो समझ गए होंगे कैसे करना है, ये आपने समझ लिया होगा, कहीं लिख भी लेना, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ या फिर छोटा करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चलो काम बन गया, ठीक है। हाँ इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, a टू दी पावर x बिल्कुल इंटू, मैंने आपको लॉग को चेंज करना सिखाया है, कहीं पे लिखा है लॉग ऑफ a बेस e, तो जब आप इसको हर में लेकर आओगे तो ये लॉग ऑफ e बेस a हो जाएगा, मीन्स इसका बेस और वैल्यू चेंज हो जाता है। अगर इसको अंश में ले जाओगे फिर इसका बेस और वैल्यू चेंज हो जाएगा, a बेस e, यानी यही आ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग करेंगे, ये हर में इसको अंश में लाएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हो लॉग ऑफ e बेस a, इस टाइप से भी आपको लिखा मिल सकता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। चलो तो यहाँ तक आपने कर लिया, सी यू का सी कॉमन कर लिया, यू का आपने कर दिया, यू क्या था, एक्स का फलन था, ये भी प्लस माइनस कर दिया, एक्स टू दी पावर एन भी कर दिया, ठीक है, और डी एक्स भी कर दिया, ठीक है, ई टू दी पावर एक्स कर दिया, ए टू दी पावर एक्स। एक चीज और याद रखना, हम लोग जानते हैं कि समाकलन क्या है, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स बराबर 1 बाई एक्स होता था यार, यानी इसका अवकलन करते थे तो 1 बाई एक्स मिलता था, तो 1 बाई एक्स का समाकलन करेंगे तो लॉग एक्स मिलना चाहिए, मीन्स हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, और यहाँ क्या होता है बेस ई, और प्लस सी जरूर लिखेंगे, यहाँ भी प्लस सी जरूर लिखेंगे, बात समझ में। अच्छा अब देखिए इस बात को समझिए, 1 अपान एक्स का मतलब आप लोग लिख सकते हो बेटा 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स को आप लोग लिख सकते हो इंटीग्रेशन, एक्स की घात यहाँ +1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे अंश में तो इसके घात का चिन्ह बदल जाएगा, एक्स टू द पावर -1 हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा बराबर, अब देखिए एक्स टू द पावर n इंटू डी एक्स, x टू द पावर n इंटू डी एक्स, लेकिन मैंने बताया है कि n की जगह जब -1 होगा, n की जगह जब -1 होगा तब आप ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे क्या, फिर वही चीज कर लेंगे, इसको इस तरीके से चेंज कर लेंगे 1 अपान एक्स, और 1 अपान एक्स का जो समाकलन होगा वो लॉग ऑफ एक्स बेस सी हो जाएगा प्लस सी, इस तरीके से। बात समझ में आई, बिल्कुल आ जानी चाहिए। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे,
ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का भी समाकलन देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नए पेज पे हम लोग लिखेंगे। देखिए कहीं पे लिखा हो, क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। अभी आप फार्मूला लिखते चलिए, मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसके बहुत सारे फार्मूले हैं, अवकलन के भी समाकलन के भी, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट करता चलूंगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये किसके बराबर होगा? ओके, कहीं लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये किसके बराबर होगा? फिर इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स, ये किसके बराबर होगा? और इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू डी एक्स, या फिर कहीं लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू डी एक्स, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू डी एक्स, ये किसके बराबर होगा? इतना करेंगे। और फिर देखिए पहले इसको लिख लेते हैं। तो जब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स लिखा हो तो आप लिख दीजिएगा माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। कॉस एक्स इंटू डी एक्स लिखा हो तो हम लोग लिख देंगे साइन एक्स प्लस सी। टैन एक्स लिखा है तो हम लोग लिख देंगे लॉग ऑफ, दो तरीके से, एक तो माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, या फिर दूसरा फार्मूला हम लोग इसी का लिख सकते हैं लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। जब माइनस में होगा तो कॉस होगा, प्लस में होगा तो सेक होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल आनी चाहिए। चलो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कॉट एक्स का। कॉट एक्स का देखेंगे तो लिखेंगे बेटा लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। सेक एक्स का तो बोलेंगे लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। कोई बोले कोसेक एक्स का समाकलन क्या होगा तो हम बोलेंगे लॉग मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, एक दो फंक्शन और देख लेते हैं। देखिए चलो इधर देखते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ, आप ध्यान देना हम लोग थोड़ा अवकलन से देख लेते हैं। आपने पढ़ा है क्या कि डी बाई डी एक्स इंटू टैन एक्स बराबर क्या पढ़ा? टैन एक्स का अवकलन पढ़ा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का अवकलन आपने कहा भैया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा? डी बाई डी एक्स इंटू सेक एक्स का अवकलन तो आपने पढ़ा सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ओके। फिर आपने पढ़ा डी बाई डी एक्स इंटू कोसेक एक्स, तो आपने इसका समाकलन क्या पढ़ा? आपने कहा कोसेक माइनस में माइनस कोसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स, इस तरीके से। तो जब इसका अवकलन ये होता है तो इनका समाकलन ये होना चाहिए, बिल्कुल होगा। मीन्स अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, फिर हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स और इंटू डी एक्स बराबर, ओके। और क्या पढ़ेंगे? फिर हम लोग पढ़ेंगे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और इंटू डी एक्स, इतने कम से कम हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए हम जानते हैं tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर का समाकलन tan x लिख देंगे, tan x
और प्लस सी जरूर लिखेंगे अनिश्चित समाकलन। अच्छा अब देखिए कॉट एक्स का समाकलन अवकलन क्या था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस इधर भेज दो, और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स, मीन्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ओके, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ध्यान देंगे सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स प्लस सी। यहां देखना कोसेक एक्स का अवकलन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो माइनस को इधर भेजना, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन माइनस कोसेक एक्स, ये होगी बात, इसको हम लोग मिटा देंगे। अच्छा दो लास्ट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, आपको अल्टरनेटिंग करंट में डेरिवेशन करते समय काम लगेगा। एक तो इंटीग्रेशन ऑफ, कहीं पे लिखा हो साइन ए एक्स और इंटू डी एक्स, और दूसरा कहीं पे लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स इंटू डी एक्स, ये बराबर क्या होगा। तो हम बोलेंगे भैया साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, लिख दो। अच्छा एक ट्रिक यहाँ पे समझ लो कि आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में देखिएगा, जहां जहां सी से स्टार्ट हो रहा होगा आरएचएस में, जैसे अवकलन में हम लोग एलएचएस में देखते थे सी से स्टार्ट होता था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो उसका रिजल्ट क्या आता था, माइनस। वैसे समाकलन में इंटीग्रेशन में हम लोग आरएचएस में देखेंगे, जहां जहां सी से स्टार्ट होगा वो सब माइनस होगा। देखिए ट्रिक याद रखना, देखो कॉस एक्स है, सी से स्टार्ट हुआ आरएचएस में माइनस, अच्छा ये भी देखो माइनस हो गया। ओके और देख लेते हैं, ये कॉट एक्स से स्टार्ट हुआ, ये भी माइनस, कोसेक एक्स से स्टार्ट हुआ, सी से स्टार्ट हुआ कोसेक एक्स, ये भी माइनस। बात समझ में आ रही है। तो साइन एक्स, यहां भी देखना साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स का माइनस ले लेंगे, माइनस कॉस एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ए एक्स, ठीक है बेटा, और अपॉन जो एक्स का गुणांक ए है ना उसको लिख देंगे प्लस सी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी cos x का समाकलन sin x, तो cos ax का समाकलन sin x, sin ax, बात समझ में आ गई। ठीक है, बटे में x का गुणांक क्या था, a लिख के और प्लस सी, ये याद रखना, बात समझ में आ गई। चलो इंपॉर्टेंट पे मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ कि आपको कम से कम इतना याद रखना है, ये तो आपको काम लगेगा ही, वो तो सीधी सी बात है, ये भी आसान है, काम लगेगा, आप जानते हो। सबसे ज्यादा ये वाला फार्मूला यूज करोगे, x टू द पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू इतना, तो इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये आपको याद करना ही करना है। ये तो अगर ये आता है तो ये वाला अपने आप आ जाएगा, फिर भी देखे रहिएगा। हाँ ये सब आपको मिलने वाला नहीं है, केमिस्ट्री में आपको ये वाला भी मिल सकता है, ठीक है। ओके आगे चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में देखेंगे तो साइन एक्स का और कॉस एक्स का कम से कम इतना, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको काम लगता रहेगा। ओके फिर भैया इन सब का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, फिर आप लास्ट में ये याद रखिएगा, ये दोनों आपको काम लगेंगे। बात समझ में आ गई। इतना कम से कम प्रत्येक बच्चे को याद होना चाहिए, और वो याद कर सकता है। याद करने का मतलब क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करके तैयार कर सकता है, फिर वो नहीं भूलेगा। बात समझ में आ रही है। अगर वैसे याद करोगे तो भूल जाओगे बार बार, ठीक है। बहुत सारे फार्मूले कितना रटोगे, प्रैक्टिस करनी है आपको। जैसे आप ABCD नहीं भूलते हो, वैसे ही भी आप अवकलन और समाकलन का फार्मूला भी नहीं भूलोगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बात समझ में आई। चलो 2-4 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 sin 2x इंटू dx। इसका मान आपको ज्ञात करना है। पहले ही निश्चित समाकलन आ गया, चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया था ये, ठीक है। सॉल्यूशन देखिएगा इसका, आसान है। क्या दिया, आई बराबर हम लोग मान लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 और साइन 2x इंटू dx। अब ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 sin 2x इंटू dx का मान ज्ञात करने का मतलब आई का मान ज्ञात करना। हम लोगों ने बराबर मान लिया, तो आई की वैल्यू ज्ञात कर देंगे। सबसे पहले ध्यान देना,
हमने आपको एक फार्मूला बताया, कौन सा, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax इंटू डी एक्स बराबर, मैंने कहा माइनस कॉस ax अपॉन ए प्लस ए, इस तरीके से। तो देखो कुछ इसी प्रकार का तो है, a की जगह पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो वही अप्लाई कर दो आप फटाफट से। तो इसका समाकलन होगा क्या, a की जगह पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो जहां पे वहां a है वहां 2 लिख दो, तो होगा क्या, माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ हम लोग प्लस ही नहीं जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि निश्चित समाकलन है। अच्छा, मैंने अभी आपको प्रूफ करके समझाया नहीं कि सी क्यों नहीं जोड़ेंगे, वैसे तो मैंने समझा दिया था शुरुआत में, अभी मैं एक एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ इस पेज के बाद, पहले इसको देख लो। यहाँ पर हम लोग सी नहीं जोड़ेंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्या, 0 to π/4। अभी आपको यही पता चल जाएगा रिजल्ट कि हम लोग सी क्यों नहीं जोड़ते। ध्यान देंगे, हमको लिमिट अप्लाई कहाँ करना होता है, वेरिएबल पे जो बदलता है। जैसे देखो डी के बगल क्या लिखा है, एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हो ना, तो यक्स यहाँ पे वेरिएबल है, हमको केवल एक्स की जगह पे ही रखना है ये π/4 भी और माइनस करके 0 भी। तो हम -1/2 को बाहर कर सकते हैं, अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी कर सकते हो। हालांकि हम क्या करेंगे, अंश से -1 कॉमन कर लिए, हर से 2 कॉमन कर लिए, क्योंकि वैल्यू तो इसमें रखनी नहीं है, तो अंदर बचेगा क्या, cos 2x, और लिमिट क्या है बेटा, 0 to π/4, ओके, -1/2। लिमिट हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, तो आप जानते हो बहुत बढ़िया तरीके से, ऐसे लिमिट था a to b, हम लोग b पहले रखेंगे कहाँ पे, वेरिएबल x की जगह। कैसे पता चला, d के बगल क्या लिखा है, x, x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, यही वेरिएबल, यही परिवर्ती इसकी जगह रखेंगे, तो x की जगह हमने b रख दिया, माइनस कर दिया, फिर फलन में x ढूंढेंगे और a रखेंगे, ये आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आपको करना है, ठीक है। ये देखिए लिखेंगे क्या, cos 2 x की जगह पे π/4, तो इंटू π/4, अपर लिमिट हो गया, फिर माइनस cos 2 इंटू एक्स की जगह 0। चलो भाई सॉल्व इट, तो -1/2 इंटू, ये देखना 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, तो बोलेंगे cos, ऊपर बचेगा पाई और नीचे बचेगा 2, π/2 माइनस cos, 2 का 0 में गुणा होगा 0। ओके, हम लोग जानते हैं क्या, चूंकि cos π/2 का मतलब 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू 0, ठीक है, एंड cos 0 की वैल्यू 1, वैल्यू पुट करेंगे, -1/2 cos π/2 मीन्स 90 डिग्री की वैल्यू 1 और 0, और माइनस cos 0 की वैल्यू 1। चलो इसके लिए थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं ताकि यहीं पे आ जाए, दिख रहा है, हाँ भाई आगे चलेंगे, -1/2, 0 में से 1 जाएगा तो -1, माइनस का माइनस में प्लस, और 1/2 का 1 में गुणा होगा तो 1/2, क्या था, आई। अरे देखो भाई आई की वैल्यू कितनी आई है, तो 1/2, 1/2 है क्या, है क्या, बोलेंगे अचर, तो अनिश्चित समाकलन में अचर ही तो गायब होता था, उसी के लिए तो हम लोग सी जोड़ते थे, लेकिन निश्चित समाकलन में तो नहीं गायब हुआ, उसकी वैल्यू वही है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग सी नहीं जोड़ते, यहाँ पे वैल्यू आपको मिल जाती है। लेकिन क्यों जोड़ते हैं अनिश्चित समाकलन में, उसको समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखेंगे एक एग्जांपल लेंगे, आप तो समाकलन करना जानते हो, बोलेंगे हाँ। देखिए हम लोग मान लेंगे इफ, यदि कहीं पे दिया है x² + 2, यही तो लिए थे हम लोग, चलो ले लिए, इसको बना लिए फर्स्ट। आप क्या करिए बेटा, फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट का x के सापेक्ष अवकलन करने वाले हैं, ओके। तो y का x के सापेक्ष अवकलन तो बोलेंगे dy/dx, ठीक है। ध्यान रखना अवकलन समाकलन का फार्मूला आप में मिक्स ना हो जाए, पहली बार प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा होता है। तो हम लोग जानते हैं dy/dx इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n-1, ये अवकलन का फार्मूला है।
और दूसरा फार्मूला यहाँ यूज होने वाला है, क्योंकि डी बाई डी एक्स इंटू सी मीन्स कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, कांस्टेंट का अवकलन मैंने आपको बाखूबी समझाया 0, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं तो 0 रहेगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे अप्लाई कर दो भैया, तो इधर का अवकलन करा दे, इधर का भी कराएंगे फलन का, तो डी बाई डी एक्स इंटू फलन एक्स स्क्वायर प्लस 2, मैंने आपको समझाया है कि दोनों का अवकलन होगा, तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 2। ओके, तो x टू दी पावर n, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n होता क्या है n, n का मतलब घात 2 इंटू एक्स टू दी पावर, जो घात लिखी उसमें से एक घटाओ तो 2 में से एक जाएगा 1 यानी 2x, और प्लस अचर पद का अवकलन 0 आया क्या, तो बोलेंगे बेटा 2x, क्या आया 2x, आपने लिखा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अवकलन करा दिए भैया, कितना आ गया 2x आ गया। अब आपसे कोई कहे कि अभी तो आपने बताया था कि समाकलन क्या है, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, तो हाँ भाई अभी भी कह रहा हूं है, तो अगर है तो आप इसका समाकलन करवाओ और इतना लेकर आओ, होना चाहिए, बिल्कुल आएगा। हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या डी वाई को रोकिए, बिल्कुल डी एक्स हर में है उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आप क्या करिए, दोनों पक्षों का समाकलन करा दीजिए, तो इधर भी समाकलन डी वाई और इधर भी समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर समाकलन के फार्मूले लगाना, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अभी लिखे हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ओके, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू यू क्या होगा, x का फंक्शन होगा, तो इंटू डी एक्स, तो हम लोग कांस्टेंट को बाहर करते थे और u इंटू डी एक्स इसका समाकलन करा देते थे। चलिए ध्यान दीजिए, और इसमें कौन सा लगेगा, इसमें आप जानते हो तीसरा फार्मूला ये है, इसमें लगने वाला इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n इंटू डी एक्स, तो इज इक्वल टू होता क्या है, तो x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ये होता है। वैल्यू पुट करिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का x, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई का y बराबर, अभी सी मत जोड़िए, देखिए क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 क्या है, अचर पद है सर, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ इस वाले फार्मूले से c कांस्टेंट था, बाहर ले लिए, u का समाकलन करा दिए, u क्या था, x का फंक्शन था, तो यहाँ देखिए x का फंक्शन है, x के फंक्शन को रोकेंगे, 2 को बाहर कर दे तो x इंटू डी एक्स। अब देखना इसकी घात है कितना 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 1 इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, मीन्स उसकी घात में एक जोड़ना है और जो घात मिलेगी उसी से भाग कर लाना, तो यहाँ पे भी वही काम करना है, चलो करते हैं। तो 2 इंटू एक्स की घात 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 मीन्स 2, ठीक है। अब सी मत जोड़ना, देखना 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। अच्छा थोड़ा सा चलो यहाँ देख लेते हैं, ये क्या था y बराबर, ओके मिला क्या, y बराबर क्या मिला, x की पावर 1 प्लस 1 का मतलब 2, अरे हमारा फलन तो था y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, आपने अवकलन कराया तो 2x हुआ, अब 2x का समाकलन कराएं तो हमको मिलना चाहिए, ये तो मदारी वाला हो गया, 2 गायब हो गया, बिल्कुल गायब हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो 2 क्या था, अचर पद था, अचर पद का अवकलन 0 हो गया था, अब ये फंक्शन में है ही नहीं, तो हम लोग समाकलन कराएंगे तो 2 कहाँ से मिलेगा, तो इसीलिए तो अनिश्चित फलन में हम लोग क्या करते थे, अनिश्चित समाकलन में हम लोग c जोड़ते थे और कह देते थे भैया c स्वैच्छ स्थिरांक है, हमने स्वेच्छा से मान लिया है, एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, अगर पहले कोई अचर पद नहीं था तो 0 भी हो सकती है, कोई था धनात्मक अचर पद तो धनात्मक भी हो सकता है, कोई नेगेटिव था तो नेगेटिव भी हो सकता है, मीन्स ऋणात्मक अचर पद भी हो सकता है। अब आप तुलना करा के देख सकते हो, इसको अगर हम इक्वेशन सेकंड लिखें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मीन्स समीकरण 1 और 2 से अगर हम तुलना कराएं तो c की जगह पे लिखा क्या है 2, तो यहाँ पे हियर c इज इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे जो हम लोग स्थिरांक माने थे वो c बराबर क्या था 2 था, तब ये फलन आपका होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अनिश्चित समाकलन में c जोड़ते हैं।
और निश्चित में इसीलिए नहीं जोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको 1/2 अचर मिल जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आपको दे दिया गया भैया cos स्क्वायर x, इसका समाकलन करिए कितना होगा। सॉल्यूशन देखिए, ये आपके फार्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ी बहुत आप देख लीजिए और इसको आप बिना देखे भी बाद में करिएगा 1-2 बार। हम लोग इसको मान लेंगे लेट, सपोज कर लेंगे ये i के बराबर है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है सर, आपने तो इसका कोई फार्मूला बताया नहीं। बिल्कुल मैंने नहीं बताया, हमने तो केवल इसका बताया है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता क्या है, तो बोलेंगे इज इक्वल टू साइन x प्लस सी, ये होता है। तो इसका कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए तो पढ़ाए थे आपको, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या cos 2x या 2 थीटा जो भी मान लीजिए, cos 2x बराबर होता क्या है, आपने 4 फार्मूले लिखे, एक तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। दूसरा आपने लिखा है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तीसरा आपने लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और चौथा आपने लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। इस तरीके से अब आप ढूंढो कि cos स्क्वायर x किस में है, तो आप बोलेंगे सर ये तो इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी सब में नहीं है ना, नहीं है, तो बाकी सबको मिटाओ। अब देखो, अगर ये वाला आप फार्मूला लगा दिए तो आपको साइन स्क्वायर एक्स भी तो मिल जाएगा इधर, और साइन स्क्वायर एक्स का भी फार्मूला हमको दिया था, तो ये वाला है ना सेफ। इसमें देखो cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगाएंगे तो इसमें कोई भी स्क्वायर में फंक्शन नहीं मिलेगा, मीन्स इस यही वाला आप लगाइए और इन सबको क्या करिए, मिटा दीजिए। तो आपको याद रखना होगा सारे फार्मूले मैंने बताए हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये होता है, ठीक है। यहाँ से हमको किसकी वैल्यू चाहिए, cos स्क्वायर x की। cos स्क्वायर x को रोकना, यानी इस वाले फंक्शन को रोकिए, माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो 1 प्लस cos 2x, ठीक है, बराबर 2 cos स्क्वायर x। हमको चाहिए क्या, केवल cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x के लिए इसको सॉल्व करेंगे, तो इसलिए cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, मीन्स 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। यही वैल्यू आप यहाँ लाके पुट कर दो, देखेंगे तो लिखेंगे देन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x की जगह 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और इंटू dx, ठीक है। इसको कैसे कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि भैया अंश में 2 पद है, हर को लेकर अलग हो जाओ, तो इसको ऐसा लिख सकते हो 1/2 प्लस 1/2 इंटू cos 2x, या फिर ऐसे लिख लो cos 2x अपॉन 2 इंटू dx। अब ये देखो कुछ इस तरीके से लिखा है, और हम लोगों ने पढ़ा है चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v या फिर माइनस में हो इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी एक्स और प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से लिखा है, यानी दोनों फलनों का हम लोग अवकलन कराएंगे, वो समाकलन कराएंगे, तो करा दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस था प्लस कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स, हाँ कर दिए, ठीक है। अब देखिए बराबर 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर लो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, प्लस यहाँ देखो ऊपर से 1 और हर में क्या है 2, ये क्या था, कांस्टेंट था, बाहर कर लिए cos 2x इंटू डी एक्स। यहाँ आपने कौन सा फार्मूला यूज किया, तो हम बोलेंगे सर इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू यू इंटू डी एक्स, तो बराबर c कांस्टेंट था, बाहर किए, और u का हमने समाकलन करा दिया। ध्यान रहे u और v क्या है, x के ही फलन होंगे, उन्हीं को रोकेंगे। तो देखो x का फलन था, रोक लिए, यहाँ x का कोई फलन नहीं था, सबको बाहर कर दिए। बात समझ में आ रही है ये चीज।
अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग केवल दो फार्मूला लगाएंगे। पहला, चूंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x प्लस सी। दूसरा, चूंकि हम लोग जानते हैं बेटा cos ax इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन ax अपॉन a प्लस सी। अभी तो इसको हमने आपको पढ़ाया है, ये cos ax बराबर साइन ax अपॉन a प्लस सी। तो ये आपका हो गया, ठीक है, इतना कर दिए, अप्लाई कर दो। तो हम बोलेंगे क्या, 1/2, ठीक है, dx का x तो इंटू एक्स प्लस 1/2, ठीक है, और cos 2x का तो बोलेंगे cos x का होता है sin x बाई a, तो cos 2x का हो जाएगा cos 2x बाई 2 और प्लस c। अब आप कह सकते हो सर जब इसका समाकलन हुआ तो यहाँ भी c जोड़ते और इसका समाकलन हो यहाँ भी c जोड़ते। बिल्कुल, वहां पे कांस्टेंट कुछ और होता c1, यहाँ पे कांस्टेंट कुछ और होता c2, तो हमने दोनों का c1 प्लस c2 करा दिया है, योग था ना, दोनों अचर को जोड़ेंगे तो एक अचर मिला है c। तो आप ऐसा नहीं कि जितनी बार समाकलन करोगे उतनी बार c1 c2 c3 लिखते चले जाओगे, एक बार केवल आप प्लस करके c कर दो लास्ट में, वो सारे अचर पद की जो भी जोड़ना घटाना होगा वो सब कुल मिला के उसकी वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई? चलो, और इसको ठीक से लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, तो थोड़ा सा हम लोग सही करेंगे, इसलिए i की वैल्यू कितनी आई, 1/2 x, ठीक है, प्लस 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 1/4 इंटू कॉस 2x और प्लस c। यही आपका क्या हो गया आंसर। i का मतलब क्या हुआ, i का मतलब हो cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, यही तो आपसे पूछा था, हो गया इसका मतलब। अच्छा ठीक है, तो एक दो और देख लेते हैं, ये इतना बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे ठीक है 1 मिनट का टाइम लो, सॉल्व कर दे रहे हैं, कैसे लिखेंगे, लेट सॉल्यूशन में लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x प्लस tan x और इंटू डी एक्स। ये हमको फाइंड आउट करना। सर इस टाइप का तो कुछ फार्मूला बताया नहीं, इसको फार्मूले के टाइप का बनाओ, देखो कैसे, sec x का क्या करो अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो sec x का जब sec x में होगा तो sec स्क्वायर x, ठीक है, और प्लस sec x का tan x में तो sec x इंटू tan x। हाँ सर अब लग रहा है कुछ, ठीक है लगेगा, u प्लस b के फॉर्म का है, दोनों का समाकलन होगा, तो कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x और इंटू डी एक्स, ऐसे प्लस समाकलन इस पर वितरित होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x और इंटू डी एक्स। अरे सर ये तो करवाया गया है, क्या फार्मूला देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि भैया डी बाई डी एक्स इंटू टैन एक्स होता क्या था, sec स्क्वायर एक्स। जब tan x का आप अवकलन कराते थे sec स्क्वायर एक्स होता था, तो sec स्क्वायर का अगर हम लोग समाकलन कराएं sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स तो क्या होना चाहिए, tan x, हाँ होना चाहिए। अच्छा, जब हम लोग sec x का डी बाई डी एक्स इंटू sec x का जब हम लोग अवकलन कराते थे तो मिलता था बेटा sec x इंटू tan x, हाँ मिलता था, तो इसका समाकलन कराएं तो sec x मिलना चाहिए, तो बिल्कुल, तो यहाँ पर लिखेंगे एंड दूसरा फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे sec x इंटू tan x, ठीक है, इंटू डी एक्स, तो जब इसका समाकलन करेंगे तो sec x मिलना चाहिए, तो sec x प्लस सी, ये तो यही दोनों हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे इस पे। देखिए sec स्क्वायर x का समाकलन, तो sec स्क्वायर x का समाकलन tan x और प्लस sec x इंटू tan x का समाकलन, तो sec x इंटू tan x का समाकलन होगा sec x, तो लिख देंगे sec x और लास्ट में जोड़ देंगे c। हो गया भैया इसका भी समाकलन हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट करिए। और अगला देखिए, मान लीजिए आपसे कोई कहे कि भैया इसका समाकलन करके दिखाओ, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, बोलेंगे हो जाएगा, लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन, लिख देंगे लेट, हम लोग मान लेंगे कि ये पूरा i के बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब
प्लस 5x² माइनस 4/x² इंटू dx। कैसे करेंगे? तो आप जानते हो अंश में 3 पद है, हर को लेकर अलग हो जाएंगे। देखिए लिखेंगे x³ बटे x², ठीक है, और प्लस था प्लस 5x² बटे x², ठीक है, माइनस 4 बटे x² इंटू dx, ठीक है। और सबको बढ़िया से सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन है, इसको हम लिख सकते हैं। देखो आधार समान हो तो भाग में घातें घटती है। आप हमेशा याद रखिएगा, कहीं पे लिखा हो बेटा घातांक का नियम आपका कहता है इफ a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। याद रखिएगा। देखो आधार क्या था, इक्वल था, बेस इक्वल था, तो पावर क्या हुई, घट गई, m में से n को घटा दी। ऐसे यहाँ करूँ x और x और बेस सेम है तो इसकी घातें घट जाएंगी, भाग है 3 में से 2 जाएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं, प्लस यहाँ भी 5, देखो आधार समान है तो घातें घटेंगे, 2 में से 2 जाएगा 0, x की पावर 0 का मतलब 1, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो 1 होता है। वैसे भी आप x² से x² काट सकते हो, ठीक है, माइनस 4। और जब भी हम किसी संख्या को हर से अंश में लाते हैं या अंश से हर में ले जाते हैं तो उसके घात का चिन्ह बदल जाता है। देखो x की पावर +2 है, ऊपर ले जाएंगे -2 होगी, तो x टू दी पावर -2 और इंटू dx ये हो जाएगा, ठीक है, इंटू dx ये हो गया, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस वाली कहानी हो गई, एक से अधिक पद है, सबका समाकलन करना है, बस कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx प्लस कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू dx, ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू एक्स टू दी पावर -2 इंटू dx। सब में आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, तो एक फार्मूला तो लगाना है इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू यू, कॉन्स्टेंट होगा और x का फलन होगा, तो हम करेंगे क्या, c को तो बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू dx करा देंगे, ठीक है, क्योंकि u क्या है, x का फलन है। दूसरा फार्मूला हम लोग को क्या लगाना है इसमें, तो ये लगाना है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x प्लस सी, और तीसरा फार्मूला इसमें आपको लगाना है इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी। इस तरीके से आपको कर देना है। चलिए ध्यान देंगे तो लिखेंगे क्या, x इसकी पावर कितनी 1, तो x टू दी पावर n वाला फार्मूला लगाओ, होगा क्या, इसके घात में 1 जोड़ो, जो मिले उसी से भाग कर दो, तो x की घात 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, उसी से हम भाग करा देंगे, हो गया समाकलन। प्लस 5 क्या है, कोफिशिएंट है, बाहर करेंगे, यहाँ बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा, तो केवल dx का समाकलन बोलेंगे x, हो गया समाकलन। माइनस 4 हम लोग कॉमन करेंगे, अंदर बचेगा x टू दी पावर -2, तो x टू दी पावर n का होता क्या, इसकी घात में 1 जोड़ो, जो मिले उससे भाग करा दो, तो इसकी घात में हम लोग क्या करेंगे, -2 में 1 जोड़ेंगे ये, और इसी से क्या कराएंगे, भाग करा देंगे, और कुल मिला के हम लोग सबका कांस्टेंट क्या करेंगे, इकट्ठा लिख देंगे प्लस सी, सबको जोड़ घटा के कितना आ गया, सी आ गया। इसको ठीक से लिखेंगे तो 1/2 x², ठीक है, प्लस 5x, ठीक है, माइनस, ध्यान देंगे 2 और 1 3 होगा, माइनस का 3 होगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस करा देना, 4/3 करा देना, और यहाँ पे देखिए x टू दी पावर ये कितना, अरे नहीं एक मिनट ध्यान दीजिए, ये -4 हो गया इंटू एक्स टू दी पावर, ध्यान दीजिएगा ये लिखा है -2 + 1, तो बड़ी संख्या का चिन्ह -2 में से 1 जाएगा 1, क्योंकि असमान चिन्ह है तो घटेगा, और इतना ही नीचे बचेगा -1 + एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू x² प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4, 1 से भाग कराने कोई मतलब नहीं, x टू दी पावर -1 था, नीचे जाएगा तो 1/x हो जाएगा, और प्लस इट इज योर आंसर। बात समझ में आ गई? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार प्रैक्टिस करिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है, बहुत छोटा सा है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e टू द पावर x इंटू dx। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, बोल देंगे कि भैया इफ सॉल्यूशन लिखेंगे, और हम लोग मान लेंगे क्या, पहले की तरीके से ये i बराबर है क्या, 2x² प्लस e टू दी पावर x इंटू dx, ठीक है, सबका समाकलन करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x² इंटू dx प्लस इसका भी
इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, हम जानते हैं कांस्टेंट को बाहर करेंगे, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस e टू द पावर x इंटू डी एक्स। इसमें हम दो फार्मूला लगाएंगे, आप सब जानते हो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता क्या है, x टू द पावर n प्लस वन, इसकी घात में एक जोड़ते हैं और जो मिलता है उसी से भाग करा देते हैं प्लस वन। और ये तो बहुत ही बेशरम फलन है, आप इसको जानते हो e टू द पावर x, इसका समाकलन e टू द पावर x ही होगा। आप इसका चाहे अवकलन कराइए चाहे समाकलन कराइए उतना ही, ठीक है। अप्लाई करिए तो 2 इंटू x टू द पावर n इज इक्वल टू होता क्या, इसकी घात में एक जोड़ेंगे उसी से भाग कराएंगे, तो यहाँ देखो x टू द पावर 2, इसकी घात में एक जोड़िए तो x टू द पावर 2 और 1 3 और इसी से भाग कराएंगे, और प्लस e टू द पावर x का समाकलन e टू द पावर x वही हो जाएगा, और लास्ट में जोड़ देंगे प्लस c, क्योंकि ये क्या है, अनिश्चित समाकलन है। 3 को ले आइए इधर तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 x क्यूब और प्लस e टू द पावर x प्लस c, यही था आपके i की वैल्यू। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आए होंगे। आज के बाद आपको समाकलन देखने की जरूरत नहीं होगी, प्रैक्टिस में रहिएगा बस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।